सर, आज का मेरा सवाल यही था कि अ, हमें जो पढ़ाया जाता है, मतलब जो हमने एमबीबीएस में पढ़ा है और अब तक की जो हेल्थ से रिलेटेड ही काम है, तो हेल्थ की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं कि इट इज नॉट, इट इज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयर एब्सेंस ऑफ डिजीज। सर, जो हम काम अब तक करते हैं या देखा है, उससे तो ये लगता है कि हम उसको फॉलो बिल्कुल नहीं कर पा रहे। हम पूरा जो चीज है वो डिजीज रिमूवल पे ही काम कर रहे हैं, जबकि हम जो मुझे जो समझ में आया या लगा वो ये कि सिर्फ डिजीज रिमूवल पे ही काम है, और बाकी कुछ एजुकेशन से रिलेटेड अगर हम बात करें तो मेरा भी जो काम है, फिजियोलॉजी जो सब्जेक्ट है, वो एजुकेशन से रिलेटेड ही ज्यादा है, रिसर्च फील्ड से रिलेटेड ज्यादा है। मेरा पेशेंट से इंटरेक्शन नहीं है, तो मैं ये जानना चाह रही थी कि मेरा क्या रोल हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए, कि हम उनकी एजुकेशन में, अ, अविद्या तो उन्हें मिल ही रही है, मेडिकल साइंसेस तो वो पढ़ ही रहे हैं, उनके सिस्टम में मैं क्या कंट्रीब्यूशन कर सकती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म ऐड हो। क्योंकि सर, पेशेंट्स को भी देखा है और मेडिकल स्टूडेंट्स को खुद को भी देखा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है डॉक्टर्स, मेडिकल स्टूडेंट्स खुद, वो खुद ही बहुत स्ट्रेस में है, तो वो ना तो पढ़ पा रहे हैं, ना वो ड्यूटीज ठीक से कर पा रहे हैं। तो मेरा क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, क्योंकि मैं भी इस फील्ड में ज्यादा आ नहीं पा रही थी सिर्फ इस वजह से क्योंकि डॉक्टर्स तो खुद ही हेल्दी नहीं है। तो कंट्रीब्यूशन मैं क्या ये। है ये आप देखिएगा। इस मुद्दे पे दो चार बातें बोलता हूँ, उससे आपको समझने में मदद मिलेगी। आप खूब पढ़ी लिखी हैं और आप दिमाग से भी पैनी हैं, आप जान जाएंगी खुद ही। सारा अध्यात्म है ही निरामय होने का विज्ञान। आप शरीर भी ठीक इसलिए नहीं रखते कि शरीर ठीक रहे, आप शरीर भी ठीक रखते हो अपने लिए। यस सर। आप शरीर भी ठीक रखते हो अपने लिए। हुँ? जी। तो ये जो मैं है, सारी दुनिया की कलाएं, विद्याएं, विज्ञान सब इसी की खातिर हैं। उसमें चिकित्सा विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र भी शामिल है। हम डिजीज पर ध्यान इसलिए दे देते हैं क्योंकि हम मजबूर हैं। वो स्थूल चीज होती है और हमारी स्थूल आंखों को डिजीज दिख जाती है, तो हम कहते हैं चलो जो दिख रहा है उसी का इलाज कर देते हैं। हम इलाज उसका नहीं कर रहे जो बीमार है, हम इलाज उसका कर रहे हैं जो हमें दिख रहा है। आप ऐसे समझ लीजिए कि बीमारी दवाई को निर्धारित नहीं कर रही है, दवाई बीमारी को निर्धारित कर रही है। हम ऐसी उल्टी गंगा बहा रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि पहले आप क्या करो, डायग्नोसिस। पहले बीमारी को समझो और बीमारी को सही समझने के बाद आप बीमारी के अनुरूप एक दवाई दो। यही होना चाहिए ना। पर अभी हमारी हालत क्या है? हमारी हालत ये है कि बीमारी को समझने की हमारी काबिलियत ही नहीं है, क्योंकि बीमारी अतिशय सूक्ष्म है। पर मेरे पास कुछ स्थूल दवाइयां हैं, मेरे पास कुछ स्थूल दवाइयां हैं, तो मैं उन दवाइयों के हिसाब से किसी भी बीमारी का इलाज करे जा रहा हूं, बिना ये जानने की कोशिश करे कि बीमारी सचमुच है क्या। मेरी स्थूल इंद्रियां, मेरी स्थूल बुद्धि, मेरी स्थूल दवाइयां, तो मैं स्थूल देह की स्थूल बीमारियों का इलाज करने को ही कह देता हूं मेडिसिन। भाई, शरीर की बीमारी भी परेशान शरीर को नहीं करती है, आपको करती है। आप बहुत बीमार हो, आप दर्द में कराह रहे हो, आप सो जाते हो, कोई दर्द शेष रहता है क्या? तो इसका अर्थ ही है कि आपके मान लीजिए घुटने में दर्द था, घुटना 4 जगह से टूटा हुआ था, आप सो गए तो घुटना ठीक हो गया था क्या? घुटना तो यथास्थिति था। माने दर्द घुटने को नहीं था, क्योंकि घुटना तो सोने से पहले जैसा था, सोने के बाद भी वैसा ही है। तो घुटना ठीक तो नहीं हो गया, तो दर्द क्यों नहीं हो रहा फिर? क्योंकि बीमार कभी भी शरीर नहीं होता, शरीर की तो बस स्थितियां बदलती हैं।
बीमारी तो हमेशा चेतना को लगती है, ये बात हम नहीं समझ रहे हैं। दुख का अनुभव घुटना नहीं कर रहा, दुख का अनुभव तो चेतना करती है। चेतना जब सो जाती है तो दुख भी मिट जाता है, थोड़ी देर के लिए ही सही। समझ में आ रही बात? जी सर। जी सर। तो डिजीज का ट्रीटमेंट हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो डिजीज हमको दिखाई पड़ रही है। जो डिजीज हमको दिखाई नहीं पड़ती हम उसका ट्रीटमेंट भी नहीं करते, या जिस डिजीज को हम डिटेक्ट और डायग्नोस नहीं कर पाते हम उसका भी कोई उपचार नहीं करते। ये चल रहा है। अब शरीर दिखाई देता है तो मेडिकल साइंस ने शरीर के उपचार में खूब तरक्की करी है, जबरदस्त तरक्की करी है। कोई तुलना ही नहीं है आज की मेडिसिन में और आज से 100 साल की मेडिसिन में, और पीछे चले जाओ 400 साल, तब तो एकदम ही कोई तुलना नहीं है। 400-500 साल पहले तो लोग सल्फर और मरकरी खा रहे थे, ये खा खा के मर रहे थे। उससे और पीछे चले जाओ तो एंटीबायोटिक्स भी नहीं थे, और पीछे जाओ तो सर्जरी हो रही थी बिना एनेस्थीसिया के। तो ये हाल थे। सोचो वहां से उठ के हम कहां आ गए हैं। तो जो दिखता है उसका तो हम कर लेते हैं इलाज, पर क्या जरूरी है कि बीमारी वहीं पर हो जहां बीमारी दिख रही है? ये तो हमने अपने देखने की सीमा से बीमारी का निर्धारण कर लिया। ये अपने देखने की सीमा से हमने बीमारी का निर्धारण कर लिया। ये ऐसी सी बात है कि ये जैसे मान लीजिए ये कमरा है, ये पूरा अंधेरे में हो, और यहां ऊपर एक स्पॉटलाइट लगी हुई है जिससे नीचे एक छोटे से दायरे में, घेरे में, गोल घेरे में रोशनी पड़ रही है। ठीक है, बाकी पूरा कमरा क्या है? घुप अंधेरे में है, और एक इतने बड़े क्षेत्र में फोकस्ड लाइट पड़ रही है। ऊपर से छत से नीचे स्पॉटलाइट पड़ रही है, और यहां पर आपकी कोई चीज खो गई है, कुछ आपकी चीज खो गई है, कलम खो गई है आपकी, और आप कमरे में घुसे और आप कहां खोजने लगे? उसी स्पॉट में। वो जो इल्यूमिनेटेड स्पॉट है, वो जो एक प्रकाशित घेरा है, आप उसी में खोजने लगे। आप उसी में खोजने को मजबूर हो। क्यों? क्योंकि आपको और जगह कुछ दिख ही नहीं रहा। लेकिन संभावना यह है कि आपकी कलम कहीं और पड़ी हुई है। इतना बड़ा ये कमरा है, इसके क्षेत्रफल की तुलना में वो जहां रोशनी पड़ रही है वो जगह कुल कितनी है? 2%, 4%। तो कलम में यहीं मिल जाएगी, इसकी क्या संभावना है? 2-4% की संभावना है बस। लेकिन हम अपनी पूरी ईमानदारी और अपनी पूरी मेहनत के साथ सब लोग मिलकर वहीं कलम खोज रहे हैं। वहां कलम खोजने से बेहतर यह नहीं है कि हम वो दृष्टि विकसित करें जो अंधेरे में देख पाए, या हम अंधेरे को रोशन करें। बात आ रही है समझ में? तो हमने शरीर की बीमारियों का खूब इलाज किया। उसके बाद भी हमको समझ में आया कि ये व्यक्ति लग तो नहीं रहा है स्वस्थ। तो फिर हमने वो परिभाषा दी जो आपने बताई कि इट इज नॉट जस्ट एन एब्सेंस ऑफ डिजीज बट अ स्टेट ऑफ सोशल, फिजिकल, मेंटल वेलबींग। ये हमने गजब काम करा। हमने मस्त एक जुमला उछाला है, वेलबींग, बिना बताए कि ये वेलबींग होती क्या है। और जिस व्यक्ति को आप वेलबींग बहुत बार बोलते सुनो, जान लेना ये 1 नंबर का न तो खुद इसे कुछ स्पष्ट है और दूसरों को भी ठग रहा है। वेलबींग माने क्या? वेलबींग माने क्या तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक इस सवाल को संबोधित नहीं करोगे कि वेलबींग किसकी। ये काम वेदांत करता है, हुज वेलबींग। नहीं तो लोग घूम रहे हैं चिकित्सा के क्षेत्र में भी और धर्म के क्षेत्र में भी, बस यही बोलते रहते हैं वेलबींग। कहीं पर चाहे फिजियोलॉजी हो कि साइकोलॉजी हो, सेमिनार चल रहा हो या स्पिरिचुअलिटी हो, वहां चले जाओ, वहां पे आपको 1 घंटे में 200 बार ये सुनने को मिल जाएगा, वेलबींग।
और कोई नहीं आता बोलने की वेलबींग होती क्या है। हम कह रहे हैं जब तक नहीं पूछोगे किसकी वेलबींग, तब तक नहीं बता पाओगे कि वेलबींग होती क्या है। तो मेडिकल साइंस तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक वो अहम को संबोधित नहीं करती। आप ये कह करके बच नहीं सकते कि साहब हम तो बॉडी का इलाज करते हैं। बॉडी का इलाज भी किसके लिए है? मैं के लिए है ना। बॉडी का इलाज भी इसलिए है ताकि मैं स्वस्थ, मुक्त, आनंदित रहे। और अगर मैं न स्वस्थ, न मुक्त, न आनंदित है, तो आपकी बॉडी का इलाज तो सफल ही चला गया। आप काहे के लिए कह रहे हो कि मैंने घुटना ठीक कर दिया, कि खोपड़ा ठीक कर दिया, नाक ठीक कर दी, पेट ठीक कर दिया? उस सब से क्या हो गया? हम नहीं कह रहे कि वो सब ठीक मत करो, वो सब ठीक करने की जरूरत है, और वो पर्याप्त नहीं है। वो पर्याप्त होता तो आज आप यहां सवाल नहीं कर रही होती। समझ में आ रही बात? हम कृतज्ञ हैं मेडिकल साइंस के कि उसने हमें इतना कुछ दिया है। आज मेडिकल साइंस ना होती तो शायद आज हम आमने सामने बात नहीं कर रहे होते। आप डार्क एजेस में अगर चले जाएं तो वहां आदमी की औसत उम्र ही 20 से 30 वर्ष होती थी। कोई मेरे जैसा यहां बैठा हो, इसकी संभावना ही बहुत कम हो जाए। 60-70 के ऊपर जीने वाला कोई मिले ही ना। ये तो हालत थी, क्योंकि छोटी से छोटी बीमारी का या संक्रमण का भी हमारे पास कोई इलाज था ही नहीं। और अक्सर इलाज के नाम पर और ऐसे कुकर्म कर दिए जाते थे कि जो मर भी ना रहा वो भी मर जाए। तो हम एहसानमंद हैं कि हम यहां तक आए, लेकिन हम जहां तक आए वह यात्रा पूरी नहीं हो गई है। अभी बहुत कुछ बाकी है। जो असली चीज है वो बाकी है। मैं को संबोधित किया जाना बाकी है। कैसे संबोधित किया जाता है मैं को? ये जान करके कि मैं की वेल बीइंग इसी में है कि उसकी बीइंग रहे ही नहीं। वेल बीइंग इज नो बीइंग। जब तक बीइंग है तब तक वेल बीइंग नहीं हो सकती। इफ यू आर, देन यू आर नॉट वेल। All being is a state of being unwell. घुटना टूटा है दिख जाता है, और भीतर से टूटे हुए ये दिखता है क्या? ये दिखता नहीं तो इसका इलाज भी नहीं होता। फिर वही स्पॉटलाइट वाली बात। घुटना टूटा है तुरंत इलाज कर देते हो, और मैं छितराया हुआ है वो दिखता नहीं तो कैसे वहां तुम प्लास्टर बांधोगे? तो कह देते हो नहीं नहीं कुछ नहीं। फिर जुमलाबाजी चलती है, ये वेलबींग वो वेलबींग, ये अंधविश्वास चलता है। समझ रहे हो बात को? यस सर। कोई भी काम, चाहे वो साइंस हो, इंजीनियरिंग हो, लॉ हो, मेडिसिन हो, आर्किटेक्चर हो, पॉलिटिक्स हो, स्पोर्ट्स हो, ह्यूमैनिटीज़, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, मनुष्य के कर्म के जितने भी क्षेत्र हो सकते हैं, सब के सब बिल्कुल अधूरे हैं जब तक उनमें अध्यात्म शामिल नहीं है। हमने अध्यात्म को वो जगह ही नहीं दी है जिसका वो अधिकारी है। जगह से मेरा आशय नहीं है कि सब चीजें पढ़ाते हो साथ में अध्यात्म भी पढ़ा दो। बहुत जगहों पे तो साथ में भी नहीं पढ़ाते। जहां पढ़ाते हैं वहां साथ में पढ़ा देते हैं। नहीं, वो साथ पढ़ाने की बात नहीं है, वो पहले पढ़ाने की बात है। वो केंद्रीय है, वो आधारभूत है, वो फंडामेंटल है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं है वो एक अच्छा डॉक्टर नहीं हो सकता, वो एक अच्छा जज भी नहीं हो सकता, वो एक अच्छा लॉयर भी नहीं हो सकता, वो एक अच्छा साइंटिस्ट भी नहीं हो पाएगा, वो एक अच्छा राजनेता नहीं हो सकता, वो कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि वो स्वयं अच्छा नहीं है।
मेरे ख्याल से ऋभु गीता है, बहुत सुंदर उसमें श्लोक आता है, हमने 10 साल पहले गाया था, तो बिल्कुल मग्न हो गए थे। देवेश जी को शायद याद हो। निरामयो अहम। एक के बाद एक श्लोक हैं जिनमें ये दो शब्द दोहराए जा रहे हैं, निरामयो अहम, निरामयो अहम। और इसकी बड़ी सुंदर धुन बनाई थी, और वो एक सुबह थी, गंगा किनारे बैठ के हम 20-40 लोग थे और कम से कम 2 घंटे इसको गाते रहे थे। निरामयो अहम। तो माने अध्यात्म का उद्देश्य ही है आपको निरामय करना। कोई पूछे कौन हो तुम, तो जैसे आप बोलते हो ना अहम ब्रह्मास्मि, उसके बिल्कुल बराबर का उत्तर है निरामयो अहम। ये कह दो मैं ब्रह्म हूं, या ये कह दो मैं निरामय हूं। निरामय माने स्वस्थ, तो ये कह दो मैं ब्रह्म हूं, या ये कह दो मैं निरामय हूं, बिल्कुल एक बराबर की बात है। तो फिर चिकित्सा शास्त्र अध्यात्म से बचकर कैसे चल सकता है? अगर निरामय होना अध्यात्म सिखा रहा है, तो चिकित्सा शास्त्र उससे बच के कैसे चल रहा है? कहिए, इसमें और कुछ? सर, खुद का स्टेप समझ में नहीं आता। अगर कोशिश होती है तो साइंस, मतलब मेडिकल साइंस वाले ही सबसे कम ओपन होते हैं इन चीजों को डिस्कस करने के लिए भी। उन्हें लगता है जो पढ़ाई चल रही है वो बस वैसे ही चलती रहे। जैसे आप कहते हैं कि किसी चीज को पढ़ाने से पहले पूछो कि वो क्यों पढ़ रहे हैं, तो वो मैं करती हूँ अपनी क्लासेस में अगर यूजी स्टूडेंट्स के साथ। तो कोई बहुत ज्यादा उस चीज को मतलब आगे नहीं बढ़ाता। हाँ जो वो, चल रहा है वो वैसा ही हाँ चलता हाँ है। हाँ, वो इसीलिए क्योंकि विद्या के बिना, विद्या माने आत्मज्ञान, विद्या के बिना अपनी बुद्धि का कुछ हिस्सा ना बिल्कुल पाशविक रह जाता है। माने भीतर कुछ ऐसा रहता है जो एकदम बेवकूफ रह जाता है, अविकसित रह जाता है। भले ही वो एमबीबीएस एमडी करके बैठा हो कि पीएचडी करके बैठा हो, फर्क नहीं पड़ता, वो रह भीतर से एकदम मूर्ख जाता है। इसलिए अध्यात्म जरूरी है। वास्तविक तीक्ष्णता, शार्पनेस, पैनापन, तो बिना बोध के, सेल्फ नॉलेज के नहीं आता। जिसके पास ब्रह्म विद्या नहीं है, वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, सांसारिक रूप से कितना भी निष्णात हो, वो दिखाई देगा कि है तो झुन्नू लाल ही। हाँ, वो हो सकता है कि वो सूट बूट वाला झुन्नू लाल हो, बहुत पढ़ा लिखा झुन्नू लाल हो, डबल पीएचडी झुन्नू लाल हो, प्रोफेसर झुन्नू लाल हो, ये सब हो सकता है। लेकिन प्रोफेसर भी बन गए तो है तो झुन्नू लाल ही ना। तो बिना आत्मज्ञान के तो झुन्नू ही लाल रहोगे, चाहे प्रोफेसर बन जाओ चाहे पीएचडी कर लो। सब मेडिकल कॉलेज के प्रेमिसेस में रह के तो नहीं लगता कि कुछ चीजें हो पाएंगी अलग से ही। अरे वो मेडिकल कॉलेज पूरी दुनिया है। ये दुनिया की जो प्रेमिसेस हैं वो मेडिकल कॉलेज की प्रेमिसेस हैं। वहां से बाहर निकलोगे वहां भी झुन्नू ही घूम रहे हैं। अंतर बस ये है कि भीतर डॉक्टर झुन्नू है, बाहर लॉयर झुन्नू होंगे या कोई और झुन्नू होंगे, सब झुन्नू ही झुन्नू है। तो ये मत सोचना कि अपना मेडिकल कॉलेज छोड़ के बाहर निकलोगे तो वहाँ गौतम बुद्ध भ्रमण कर रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब एक ही जैसे हैं।
जहाँ हो वहीं देखना समझना पड़ता है और फिर वहीं से आगे की राह तलाशनी पड़ती है कि कहाँ जाएं। ये दिवा स्वप्न है, यूटोपिया है कि इस पृथ्वी पर कोई ऐसी जगह है जो झुन्नू मुक्त है। जहां भी जाओगे झुन्नू ही पाओगे। तो अर्जुन की तरह बिल्कुल क्या बोलते हैं, लट्ठ गाड़ दो और गांडी उठा लो, भागा नहीं जा सकता। कहां जाओगे भाग के? एक दुर्योधन से भाग के जाते अर्जुन तो जहां जाते वहां कोई दूसरा दुर्योधन पाते, किसी और नाम में, किसी और संदर्भ में। दुर्योधनों से तो पीछा छुड़ाना ही मुश्किल है। ठीक है। थैंक यू आचार्य। हम पढ़ते थे, मेरे ख्याल लोटपोट, अब आती है कि नहीं आती मालूम नहीं, तो उसमें एक होते थे डॉक्टर झटका। मेडिकल कॉलेज की बात कर रही हैं इसलिए डॉक्टर झटका याद आ गए, न जाने कितने सालों बाद। तो डॉक्टर झटका थे, किस किस को याद आ गए डॉक्टर झटका? किसी ने नहीं पढ़ी है आपने? तो उनकी खूबी ये थी, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता था, उनका खोपड़ा भी बिल्कुल एकदम खाली था, आउट, लेकिन इलाज वो पूरा करते थे। मजाल है कि डॉक्टर झटका किसी मरीज को बोल दें कि तेरा इलाज नहीं कर सकते, और उनके पास जो उपकरण थे, चाहे उसको उपकरण बोलो चाहे हथियार बोलो, वो एक आरा रखते थे, हथौड़ा रखते थे, और कीले रखते थे, रस्सियां रखते थे। ये सब उनकी मेडिकल किट में, उनके ऑपरेशन थिएटर में ये सब चीजें होती थी, और दिखाई उन्हें कुछ भी नहीं देता था, ना उन्हें कुछ समझ में आता था। तो वो कॉमिक्स पूरी चलती इसी पे थी कि डॉक्टर झटका को मिल गया एक नया मरीज, और उसकी नाक में दर्द था, और डॉक्टर झटका आरा लेकर के अब उसका घुटना काटने ही जा रहे हैं। डॉक्टर झटका वही कर रहे हैं जो उनको समझ में आ रहा है कि सही है, उनके अनुसार वो जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है। और डॉक्टर झटका को बीच में जब कोई मरीज उठ के थप्पड़ वप्पड़ मार दे और भाग जाए कि ये कहाँ का डॉक्टर है, जान ले लेता अभी, तो डॉक्टर झटका दुखी भी हो जाते थे। उन्हें सचमुच ये लगता था कि वो ठीक है। यही अहंकार होता है, अपनी नजर में तो हमेशा ठीक ही होता है। समझ में आ रही बात? डॉक्टर झटका क्या कर रहे हैं, उन्हें आरा चलाना आता है, तो उनके देखे हर बीमारी का इलाज क्या है, आरा चला दो। कोई दुखी है, क्या करना है, आरा चला दो। किसी के सर में दर्द है तो उसकी कील ठोकने लगते थे, बोले सर में दर्द है, कील ठोक दो ठीक हो जाएगा। ये अहंकार होता है। वो ये नहीं देखता समस्या क्या है, वो ये देखता है कि उसके पास समाधान किस स्तर का है। उनके पास हथौड़ा है तो वो हर समस्या पे क्या करेंगे, हथौड़ा ही चला देंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि समस्या के अनुसार साधन तय होगा। वो कहते हैं साधन के अनुसार समस्या तय हो जाएगी। मेरे पास हथौड़ा है तो हर समस्या पे मुझे हथौड़ा चला देना है, डॉक्टर झटका। मुझे आ रही बात? तो क्या फर्क पड़ता है, आप बन गए डॉक्टर हो तो डॉक्टर झटका ही ना। झुन्नूलाल के आगे कुछ भी तुम लगा सकते हो, श्री श्री 1008 लगा दो, महादेव लगा दो, महापुरुष लगा दो, कोई भी नाम तुम झुन्नूलाल के आगे, सब हम लोग ऐसे ही होते हैं। हम लोग अपने नामों के आगे बड़े बड़े उपाधि सूचक शब्द जोड़ देते हैं, पूज्य स्वामी, पूज्य महाराज। कोई अपने आप को देवता ही बोलना शुरू कर दे, कुछ भी बोल लो। इन सब उपसर्गों और प्रत्ययों के बीच में तुम तो झुन्नूलाल ही बैठे हो ना। तुम्हारे आगे बड़ा बड़ा काफिला चल रहा है ऊंचे ऊंचे नामों का, और तुम्हारे पीछे भी बड़ा है अभी काफिला पूछ की तरह, लेकिन बीच में तो तुम झुन्नूलाल ही हो ना। ये हमारी हालत है। इतना उदास मत होइए, जाइए इंटरनेट पे डॉक्टर झटका को खोजिए, बहुत मौज आएगी। चलिए, धन्यवाद आचार्य। भाग्य भला ना हो
होएगा, कहाँ धरोगे पाँव, भागे भला ना होएगा, कहाँ धरोगे पाँव। सिर सौंपो सीधे लड़ो, काहे करो खुदा रे साधो, काहे करो खुदा। भागे भला ना होएगा, कहाँ धरोगे पाँव, भागे भला ना होएगा, कहाँ धरोगे पाँव। सिर सौंपो सीधे लड़ो, काहे करो खुदा रे साधो, काहे करो खुदा। सूरा नाम रखाए के, अब क्यों डरना वीर। सूरा नाम रखाए के, अब क्यों डरना वीर। अड़े रहना मैदान में, सम्मुख सहना तीर रे साधो, सम्मुख सहना तीर। सूरा नाम रखाए के, अब क्यों डरना वीर। सूरा नाम रखाए के, अब क्यों डरना वीर। अड़े रहना मैदान में, सम्मुख सहना तीर रे साधो, सम्मुख सहना तीर।